इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको मैसूर सैंडल सोप के इस पैकेट को दिखाते हुए कर रहा हूं, जिसमें इस प्रकार के चंदन के साबुन निकलते हैं। इनका इस्तेमाल मैं पिछले 6 वर्षों से कर रहा हूं। आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि मैंने आपको यह पैकेट क्यों दिखाया। सामान्य तौर पर कर्नाटका में झरने और जलप्रपात बहुत हैं। ऐसे में बेंगलोर से करीब 370 किलोमीटर दूर एक बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। वहां पर कुछ युवा इंजीनियर प्राकृतिक सौंदर्य और जोग प्रपात के आनंद के लिए जाते हैं। तो सभी इंजीनियर उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने अपने शब्दों में करते हैं, पर एक युवा इंजीनियर सहसा कहता है कि यह प्रकृति की अपार शक्ति का अपव्यय है, यानी प्रकृति की जो अपार शक्ति है वो व्यर्थ में खर्च हो रही है। ऐसा सोचने वाले इस महान इंजीनियर का नाम है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इनके बारे में आज आपसे इस वीडियो में थोड़ी सी बात करने वाले हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि ये सैंडलवुड मैंने आपको क्यों दिखाया था। जिनका जन्म 15 सितंबर 1861 को होता है और मोक्ष गुंडम इनके जो पिताजी थे वो आंध्र प्रदेश में करनाल जिले के एक मोक्ष गुंडम गांव के रहने वाले थे, उसके नजदीक के रहने वाले थे, इसलिए वहां से ये नाम आता है। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के उपरांत इनके पिताजी का देहांत जल्दी हो गया और ऐसी परिस्थिति में यह माताजी के साथ बेंगलोर आए और बेंगलोर में इन्होंने सेंट्रल कॉलेज से अपनी शिक्षा ली। इसके बाद मैसूर सरकार की स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के बाद यह पुणे के साइंस कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर इंजीनियरिंग पास की। विश्वेश्वरैया जी ने 1884 से लेके 1908 तक मुंबई सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर काम किया और इस पद पर रहते हुए आपने पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र में जल आपूर्ति, किसानों की सिंचाई योजना से जुड़ी अनेक ऐसे परियोजनाओं पर काम किया जिनको अंग्रेजी इंजीनियर भी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंजीनियर भी पूरा नहीं कर पाते थे। प्रसिद्धि आपको इस बात के लिए भी मिली कि आपने पुणे के नजदीक खड़क वासला बांध पर स्वचालित फाटक का निर्माण किया, जिससे वहां बांध में एक निश्चित सीमा तक पानी भर जाता था और उससे जब अधिक पानी होता था तो वो फाटक अपने आप खुल जाते थे और पानी को बाहर निकाल देते थे और उसके बाद वह वापस उसी स्थिति में आ जाते थे। 1908 में आपने मुंबई सरकार की नौकरी 47 वर्ष की आयु में से इसलिए छोड़ दी क्योंकि आप अपने देश के लिए भी कुछ करने के लिए इच्छुक थे। क्योंकि आप हुकूमत के या सरकार के साथ में काम कर रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे और करना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन ज्यादा दिनों तक आप इंजीनियर के कार्य से दूर नहीं रह पाए। मैसूर सरकार ने आपको 1909 में एक ऑफर दिया कि आप हमारे प्रदेश में मैसूर रियासत में आके हमारे यहाँ अपना कार्य कीजिए, क्योंकि आपका ये खुद आपकी रियासत है। और ऐसे में विश्वेश्वरैया जी इस ऑफर को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया। उन्होंने मैसूर रियासत के से बात की कि आप अपने रियासत में तकनीकी शिक्षा और शिक्षा के लिए काम करिए और इसी का परिणाम था कि वहां पर 1916 में पहला किसी भी रियासत में, भारत की किसी भी रियासत में पहला विश्वविद्यालय खोला गया और वहां के मैसूर के जो रियासत के जो राजा थे उन्होंने विश्वेश्वरैया जी का नाम उस कॉलेज, उस विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा। 2003 में जब मैं पहली बार बेंगलोर गया और विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला तो मुझे पहली बार इस महान इंजीनियर की उपलब्धियों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। 1918 में, अभी जो मैंने आपको ये सैंडलवुड का पैकेट दिखाया था, 1918 में आपने जो 4 बड़े कारखाने मैसूर सरकार या मैसूर रियासत में शुरू कराए थे, उनमें से यह चंदन का साबुन का निर्माण का कारखाना भी बनाया गया था और आज तक उस प्रक्रिया से, उस कारखाने से साबुन निकलते हैं और देश में ये कर्नाटका सरकार के अंतर्गत उद्योग चलने वाला उद्योग है। आप विश्वेश्वरैया जी के योगदान को एक इंजीनियर के तौर पर नहीं बल्कि एक युग दृष्टा के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने उस समय भारत की एक ऐसी नीति बनाने की योजना अपने दिमाग में रखते थे जिसमें भारी उद्योग और ग्रामीण उद्योग दोनों का विकास हो सके। यही एक कारण था कि गांधी जी चूंकि ग्रामीण उद्योग पर फोकस करते थे और विश्वेश्वरैया जी
भारी उद्योग पर भी अधिक बल देते थे, तो दोनों के बीच में मतभेद अनेक बार उजागर हुए। एक बार का जिक्र भी मिलता है कि महात्मा गांधी जी ने एक पत्र लिखा विश्वेश्वरैया जी को कि आपके और मेरे जो मत है वो एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। तो विश्वेश्वरैया जी उस पत्र का जवाब देते हुए गांधी जी को लिखते हैं, क्योंकि विश्वेश्वरैया जी गांधी से 8 वर्ष उम्र में बड़े थे। पत्र का उत्तर लिखते हुए कहते हैं कि आप ग्रामीण विकास करना चाहते हैं, ग्रामीण उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं भारी उद्योग पर भी बल इसलिए दे रहा हूं कि हमारा जो देश का बड़ा कच्चा माल है बाहर ना जाए। यदि आपको अवसर मिले कि 100 किलोमीटर दूर तक आपको बैलगाड़ी और रेलगाड़ी में से किसी एक का चयन करना पड़े, तो आप स्वभावतः रेलगाड़ी या मोटर गाड़ी से ही जाना पसंद करेंगे। तो भारी उद्योगों का विकास भी देश के लिए आवश्यक। आपको 1955 में भारत रत्न मिला और आप देश की रियासतों से या सरकार से अनेक पदों में या शैक्षणिक संस्थानों में अनेक रूपों में जुड़े रहे, और हर रूप में हर तरीके से आपने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा कि मेरा भारत कैसे अपनी आप विकसित हो, अपने अंदर वो भारी चीजें, अपने अंदर वो चीजें समाहित कर सकें जो एक विकसित और एक सबल राष्ट्र के लिए आवश्यक होती है। 14 अप्रैल 1962 को अपने 100 वर्ष से भी अधिक आयु पूर्ण करने के बाद बेंगलोर में आपका देहांत हो गया। विश्वेश्वरैया जी की जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा में अनेक ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां उनकी मानसिक दृढ़ता देखती है। उनकी पहली पत्नी का देहांत उनके शिक्षण, जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसी समय हो गया था। तो उनकी दूसरी पत्नी का देहांत प्रसव पीड़ा में हो गया था। उनके ऊपर जबरदस्ती तीसरी शादी भी थोपी गई, लेकिन उससे भी वह बहुत जल्दी बाहर हो गए। पारिवारिक परिस्थितियों में जूझते हुए भी आपने मानसिक दृढ़ इच्छा शक्ति को रखते हुए भारत और आधुनिक भारत के लिए जो कार्य किया, उसी का परिणाम है कि हम भारतवासी 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं। ये सभी भारतवासियों को, सभी इंजीनियर्स को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी